एवरीवन, वेलकम टू रीड मंत्रा। आज हमारा नया टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। देखो, प्रोबेबिलिटी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बात ध्यान रखना, जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी पढ़ाने जा रहे हैं। क्यों मैं आपको ये पहले बोल दे रहा हूँ, क्योंकि क्लास 11th में भी प्रोबेबिलिटी एक टॉपिक है, क्लास 12th में भी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, क्लास 11th में हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी का। क्लास 12th में जब आप जाओगे तब आप एकदम डिटेल में पूरी प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, जो मेन प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो क्लास 11th का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी? देखो, मैंने कुछ चैप्टर्स आपके 11th में जब भी मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है उसको इंपॉर्टेंट बोला है। किस बेसिस पे मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूं? इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट बोलता हूं कि अभी आप उस चैप्टर पे थोड़ी मेहनत कर लोगे, आगे चल के आपका काम बहुत आसान हो जाने वाला है। क्योंकि 11th में भी ये टॉपिक है, 12th में भी ये टॉपिक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट वीक रह जाएगा, 12th में नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जो चीज 11th में समझाई जा रही है वो चीज 12th में नहीं रिपीट होगी। क्लियर है? 12th में एकदम आपका मतलब लेवल मान लो 0 है, आपका लेवल 11th क्लास में यहां तक बना दिया जाएगा, 12th में यहीं से उठाया जाएगा, यहां से फिर से नहीं उठाया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आगे चल के आप कोई भी एप्टीट्यूड का एग्जाम देते हो, किसी भी कंपनी में बैठते हो, एप्टी का एग्जाम देते हो, प्रोबेबिलिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पढ़ते हो, साइंस स्ट्रीम लिया, ऑब्वियसली बीटेक करोगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ते हो, प्रोबेबिलिटी अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आपकी डे टू डे लाइफ में भी प्रोबेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, तो इसलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होता है। क्लियर बात है? हर चैप्टर में सबसे पहले हम स्टार्ट यही करते हैं, चैप्टर क्या होता है और क्यों पढ़ते हैं। तो भाई सबको पता है प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी एक तरह से कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी को अगर हमें एक अलग वर्ड देना हो तो क्या वर्ड दोगे? अनसर्टेनिटी। प्रोबेबिलिटी को हम एक अगला वर्ड दे सकते हैं, अनसर्टेनिटी। ठीक है, अनसर्टेनिटी बोलो, चाहे हिंदी में बोलना चाहो कह सकते हो कि मतलब हिंदी में क्या कह सकते हो, प्रोबेबिलिटी अनसर्टेनिटी मतलब कोई चीज के बारे में तुम्हें एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं पता है। प्रोबेबिलिटी वर्ड कहां से आया है? प्रोबेबल से। प्रोबेबल वर्ड सुना है? होता है ना, अगर आपको कोई मान लो आपका बॉस है, आपको बुलाया, आपको मीटिंग में बुलाया, तो आप बोल दोगे सर मैं प्रोबेबली 12 o'clock तक पहुंच जाऊंगा। तो यू आर नॉट श्योर कि तुम 12 o'clock तक पहुंचोगे, तुमने प्रोबेबली बोला है, वो 12 का 1 भी हो सकता है, 12 का 11 भी हो सकता है। क्लियर है? तो व्हेन द it is the case when you are not sure what will be the exact answer, that case is called probability। ठीक है, अनसर्टेनिटी दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है सर्टेनिटी, एक वर्ड होता है अनसर्टेनिटी। सर्टेनिटी व्हेन यू आर डैम श्योर दैट द थिंग विल गोइंग टू हैपन या एनीथिंग विल गोइंग टू बी अकर्ड। अनसर्टेनिटी जब तुम श्योर नहीं हो कि ये चीज होने वाली है, तुम खाली एक गैस मार सकते हो, जिसको हम गैस में कहते हैं हिंदी में तुक्का मारना। तुम खाली एक तुक्का मार सकते हो कि हाँ ऐसा चीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और एग्जाम्पल मैं बताऊं, अगर मान लो तुम रोड पे जा रहे हो, तुम्हें कोई बस पकड़नी है, तुम्हें एक अनजान आदमी मिला, तुमने उससे पूछा भैया बस कितने बजे आएगी? उसने बोला भाई लगभग 1 बजे आने का टाइम है उसका। तो ये जो लगभग है ना, हिंदी में आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटी को, जो ये जो लगभग वर्ड है यही प्रोबेबिलिटी हिंदी में कहलाता है। कि उस बंदे को भी नहीं श्योर है कि एग्जैक्टली बस कितने बजे आती है, तो उसने बोला भैया लगभग 2 बजे आएगी। तो ही इज सेइंग दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग द बस इज अराउंड 2। तो दैट इज व्हाई ही इज नॉट गिविंग द एग्जैक्ट आंसर। एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहा है वो, तुमको एक प्रोबेबल आंसर दे रहा है। चाहे तो बस 2 बजे भी आ सकती है, चाहे 1:30 1:30 बजे भी आ सकती है, चाहे 2:30 बजे भी आ सकती है। क्लियर? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा प्रोबेबिलिटी हम कहां पढ़ते हैं। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी हम वहां पढ़ते हैं where the outcome of the result is not clear या और certain। ये बेसिक सी डेफिनेशन है आपकी कि आपसे कोई पूछा जाए भाई प्रोबेबिलिटी क्यों पढ़ा जाता है, कब पढ़ा जाता है, तुम कहोगे भाई प्रोबेबिलिटी तब पढ़ा जाता है जब आउटकम ऑफ द रिजल्ट इज नॉट सर्टेन। उस जो कोई भी काम कर रहे हो, जो कोई भी चीज है, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो आउटकम है वो सर्टेन नहीं है। ठीक है, आपको पता नहीं है, तो आप क्या कहोगे कि ये आप प्रोबेबिलिटी के केस में आ गया। क्लियर है? तो
तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि प्रोबेबिलिटी कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं देता है, ये आपका एक लगभग आंसर देगा। द थिंग्स कैन वेरी, द थिंग्स मे वेरी, अंडरस्टूड। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन हो गया कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो कुछ बातें ध्यान रखो, प्रोबेबिलिटी जो होती है इसको हम डिनोट किससे करते हैं, पी। पी वर्ड होता है जिससे हम प्रोबेबिलिटी डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी ये चीज आप डिटेल में पढ़ोगे, जैसे अभी हम पढ़ेंगे इवेंट्स क्या होता है, चलो वो चीज हम तब समझेंगे, अभी उस चीज को हम नहीं ला रहे हैं। अभी बहुत एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन पे चल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी कहाँ पढ़ते हैं और कब पढ़ते हैं, और प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट किससे करते हैं। और एक बात मेरी और ध्यान रखो, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, ना वैल्यू 0 से कम हो सकती है, ना वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है। कभी आप नहीं देखोगे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू -2, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू -5, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू -1, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 2, 3, ये सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू या तो 0, मतलब 0 कब, जब वो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, 1 जब वो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल एग्जिस्ट कर रही है, 0 से 1 जब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? 0 कब, जब जैसे मैंने आपसे पूछा, जैसे मैं रास्ते में जा रहा हूं, आदमी मिला मुझे, मैंने उससे पूछा भैया बस कितने बजे आती है, उसने बोला भैया आज बस नहीं आएगी। तो प्रोबेबिलिटी बस आने की कितनी है? 0, क्योंकि उसने एकदम एग्जैक्ट आंसर तुमको दे दिया कि बस नहीं आएगी, तो प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट आंसर आ गया 0। अगर मैं आपसे बोला गया, मैंने उससे पूछा भैया बस कितने बजे आएगी, उसने बोला बस 2 बजे आती है, और एग्जैक्टली बस 2 बजे आ भी गई। उस बंदे ने बोला बस 2 बजे आती है और बस 2 बजे सच में आती है, तो उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। वहीं अगर उसने बोल दिया, ये लगभग वर्ड का यूज कर दिया कि लगभग 2 बजे आएगी और बस आई 2:15 बजे, बस आई 2:30 बजे, तब आपका प्रोबेबिलिटी जो होगा वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो हम कह सकते हैं 1 हमारा जो होता है वो कहलाता है सक्सेस, और जो 0 होता है उसको हम एक तरह से फेलियर जैसा ट्रीट करते हैं। 1 हमारा मतलब जब हमने बोला वही काम हो गया, एकदम सही टाइम पे हो गया, तो हम उसको हमने सक्सेस मान लिया। और 0 जैसे हमने उससे पूछा भैया बस कब आएगी, उसने बोला बस नहीं आएगी, तो वो हमारा फेलियर हो गया, तो 0 को हम फेलियर मानते हैं। ठीक है? तो ये बेसिक सा आपका इंट्रोडक्शन था प्रोबेबिलिटी के ऊपर। इसके बाद हमारा आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक वर्ड होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या होता है ये वर्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट देखो नाम से पता चल रहा है रैंडम। रैंडम वर्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी कोई भी चीज, ठीक है ना। रैंडम आप बोलते हो ना, रैंडमली मैंने ये बॉल उठा ली, जैसे आपके पास बहुत सारी बॉल पड़ी हैं, आपसे कहा गया भैया कोई भी बॉल उठाओ, तो आप कह दोगे कि मैंने ये बॉल रैंडमली उठा ली, मतलब कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हो तुम, तुम्हारे हाथ में जो बॉल आई तुमने उठा लिया, तो उसको कहते हैं रैंडम। ठीक है? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो प्रोबेबिलिटी में रैंडम एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक बात है। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? भाई कोई ना कोई तो एक्सपेरिमेंट होगा ना जिसकी तुम प्रोबेबिलिटी निकालोगे। बात समझ में आ रही है? कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट होगा ना जिसकी तुम प्रोबेबिलिटी निकालोगे। जैसे कि अभी मैं आपको बस का एग्जांपल दे रहा था, तो मी गोइंग एंड आस्किंग वेदर द बस विल कम और नॉट, दैट इज एन एक्सपेरिमेंट। मैं जाके उस बंदे से पूछ रहा हूं कि भाई बस कितने बजे आएगी, उसके बाद वो बंदा अपना जवाब दे रहा है, वो बात अलग है। मैं गया और उस बंदे से पूछा कि बस कितने बजे आएगी, ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है? तो उस एक्सपेरिमेंट का उसने जवाब दिया, जो कि एक प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में आंसर आया। ठीक है? तो एक्सपेरिमेंट कई तरह के हो सकते हैं, इसलिए उसने नाम दे दिया रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स ले लो। टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, एग्जाम्पल ले लिया टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। फिर एग्जाम्पल लिख लिया थ्रो ऑफ अ डाई, थ्रो ऑफ अ डाइस, पैक ऑफ कार्ड्स,
तो ये 3 आपके एग्जांपल्स ऐसे हैं। कॉइन है, कॉइन को टॉस कर रहे हो, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, कोई तीसरी चीज आ सकती है? बिल्कुल नहीं आ सकती सर, 2 चीज आएगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। एक बात और ध्यान रखो, प्रोबेबिलिटी में कभी भी बायसिंग का केस नहीं होता है। बायसिंग समझते हो क्या होता है? वर्ड आता है बायस्ड। क्या है वर्ड? बायस्ड। बायस्ड मतलब क्या होता है? तो देखो, बायस्ड मतलब होता है, अगर हिंदी में बोला जाए तो बायस्ड मतलब होता है खोटा। ठीक है, खोटा जिसको बोलते हैं, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, बचपन में क्रिकेट खेला होगा, टॉस करते हो, अगर आपका दूसरे टीम वाले ने हेड बोला, हेड आ गया, आप क्या कहते हो? खोटा सिक्का है, हर बार हेड ही आता है। फिर उसने उछाला, फिर हेड आ गया, तो आप कह दोगे भाई हम नहीं मानेंगे, ये खोटा सिक्का है। तो उस वक्त खोटा सिक्का का मतलब क्या होता है आपके दिमाग में? मतलब इसको हर बार उछालो तो ये हेड ही दे रहा है, वही तो खोटा सिक्का होता है। समझ में आ रही है बात? हर बार उछालो तो ये टेल ही देगा, तो वो हमारा होता है बाइस्ड। बाइसिंग करना मतलब भेदभाव करना या पक्षपात करना, जिसको हिंदी में कहते हैं ना पक्षपात करना। ठीक है, तो उसको हम बाइस्ड कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में बाइसिंग की कोई जगह नहीं होती है कभी भी। जैसे ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, तो ये बात कभी नहीं आएगी कि सिक्का खोटा है या सिक्का बाइस्ड है। यहाँ पे जो भी खेल होता है वो एकदम फेयरली प्ले किया जाता है, फेयरली प्ले किया जाता है, और जो सिक्का होता है वो अनबाइस्ड होता है। बात समझ में आ रही है? जो भी पूरा गेम प्ले होगा, जैसे टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, कॉइन टॉस हो रहा है तो जितनी हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी उतनी ही टेल आने की प्रोबेबिलिटी होगी। ऐसा नहीं है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 कर दी, टेल आने की 0, तो पूरा टॉस करते जा रहे हैं, हेड हेड आता जा रहा है। वो कौन सा केस हो गया? बाइसिंग का केस हो गया। प्रोबेबिलिटी में बाइसिंग की कोई जगह नहीं है। प्रोबेबिलिटी एकदम फेयरली गेम खेलता है, इसलिए हम हमेशा अनबाइस्ड कॉइन की बात करेंगे, कभी भी तुम बाइस्ड कॉइन की बात नहीं करोगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो हम बात रैंडम एक्सपेरिमेंट की कर रहे थे, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने आपसे बोला एक्सपेरिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। कॉइन टॉस कर रहे हो, ये आपका एक एक्सपेरिमेंट हो गया। डाइस को उछाल रहे हो, डाइस समझते हो क्या होता है? नहीं समझते हो तो समझो, बचपन में सांप सीढ़ी गेम खेला है? सबने खेला होगा। लूडो खेला है? सबने खेला होगा। तो जो डाइस होता है जिसको उछालते हो, उसी को हम, वही डाइस है, थ्रो ऑफ अ डाइस। क्लियर है? उसी को डाइस कहते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है। पत्ते खेलते हो, अभी भी खेलते ही होगे। ठीक है, तो पत्ते को जो पैक ऑफ कार्ड्स होते हैं उसको तुम लोग ऐसे बांटते हो, वो भी एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है। उसमें अलग अलग चीजें हो सकती हैं जिसको हम इवेंट्स कहते हैं, उसको अब हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। बात अभी यहाँ सिर्फ एक्सपेरिमेंट की हो रही है कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो एक्सपेरिमेंट की बात की जाए तो टॉसिंग ऑफ अ कॉइन एक एक्सपेरिमेंट है, थ्रो ऑफ अ डाइस एक एक्सपेरिमेंट है, पैक ऑफ कार्ड एक एक्सपेरिमेंट है, रैंडम पिकिंग ऑफ बॉल, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। आपसे एक कंटेनर है जिसमें रेड बॉल रखी है, एक कंटेनर है जिसमें व्हाइट बॉल रखी है, आपसे बोला जाए एक बॉल उठा लो, ये भी आपका एक एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब बात आती है कंडीशन की कि कब कंडीशन में हम उसे रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो तभी कहलाएगा जब उसका आउटकम जो होगा वो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तभी हम उसको रैंडम, अगर हमारा आउटकम क्लियर है तो वो तुम्हारा रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या होते हैं वो तुम समझ गए हो। अब क्या कोई कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए ना कि वो रैंडम एक्सपेरिमेंट के कैटेगरी में आ सके, तो तुम्हारा यही कंडीशन है कि जो आपका रिजल्ट आएगा वो एकदम एप्रोप्रिएट नहीं होगा। ठीक है, जिसका आपको आंसर एकदम सर्टेनली मालूम नहीं है, वही आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट्स में लिखे जाएंगे। जैसे मान लो तुम्हारा टॉसिंग ऑफ अ कॉइन है, ठीक है, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। अब मैं कॉइन एक उछालूंगा आपके सामने, आपको पता है क्या आने वाला है? नहीं पता है। एक मुझसे बंदा कहेगा सर हेड आएगा, दूसरा कहेगा सर टेल आएगा। ठीक है, दोनों के आंसर वेरी कर गए। जिस केस में दोनों के आंसर वेरी कर जाएंगे तो समझ लो उसका एक जवाब नहीं है। जब उस चीज का एक जवाब नहीं होता है तो तुम्हारा रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर आ जाता है। जैसे कि थ्रो ऑफ अ डाई, अब डाइस है, डाइस में 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस हैं।
क्यूब होता है ना भाई, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखा रहता है। मैंने एक बार उछाला, आपको पता है क्या क्या आने वाला है? नहीं पता है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। 6 से ज्यादा आ सकता है? नहीं सर, नहीं आ सकता, क्योंकि क्यूब है, क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस पे नंबर लिखे हुए हैं, तो मैक्सिमम 6 ही आएगा। तो आपको नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या आने वाला है, तो वो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। पैक ऑफ कार्ड्स, अब कार्ड मैं आपको बांट रहा हूं, आपको पता है आपके पास जोकर आने वाला है, चलो जोकर नहीं आता है, जोकर हटा दो। आपके पास एस आने वाला है, आपके पास किंग आने वाला है, आपके पास क्वीन आने वाला है, आपके पास जैक आने वाला है, आपके पास इक्का आने वाला है, ये सब आपको पता है? नहीं पता है, तो ये भी आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है। बॉल आपको निकालनी है रैंडमली, अब आप कौन सी बॉल निकाल रहे हो ये भी आपको नहीं श्योर है, तो ये सारे के सारे जिसमें आपको नहीं श्योर होता है कि इस पर्टिकुलर चीज का आंसर क्या आएगा, दैट कम्स अंडर द रैंडम एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट जिसका आंसर आपको नहीं पता होता है, या आप कह सकते हो, ठीक है, या आप कह सकते हो कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के मोर देन 1 आउटकम्स हो जाएं, जैसे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, किंग क्वीन जैक कुछ भी आ सकता है। तो एक से ज्यादा आउटकम हो जाएं या जिसका रिजल्ट क्लियर ना हो। बहुत ध्यान से समझना, रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं। आपको सवाल दे देगा, एक क्वेश्चन दे देगा, आपसे कह देगा बताओ क्या ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, पहचानना रहेगा। कैसे पहचानोगे? सीधे से ध्यान रखो, अगर उसका एक जवाब होगा तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, एक से ज्यादा जवाब है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, पहली बात। दूसरी बात, अगर उसके आंसर्स जो उसके हैं वो अनसर्टेन है, तुमको नहीं पता उसका क्या आंसर है, तो भी वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्लियर है? अब मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, नंबर ऑफ डेज इन अ वीक। मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट उठाया, उस एक्सपेरिमेंट में आया कि नंबर ऑफ डेज इन अ वीक। अब मुझे बताओ क्या ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि नहीं है। जिनको समझ में आ गया होगा तुरंत बोल देगा सर ये तो रैंडम एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसका आंसर तो एक वीक में 7 दिन होते हैं, एक वीक में 7 दिन होते हैं। कह दो सर मैंने तो इसका आंसर बता दिया। अगर मैंने इसका आंसर बता दिया तो फिर कैसे ये प्रोबेबिलिटी के अंदर आ गया? प्रोबेबिलिटी में तो वो चीज आती है जिसका आंसर हमको नहीं पता होता है, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट में वही चीजें तो आती हैं जिसका आंसर हमको नहीं पता होता है, जिसका एक से ज्यादा आंसर होता है। अब क्या 7 से 8 दिन हो जाते हैं? कभी कभी साल में एक वीक में 7 से 8 दिन हो जाते हैं, या 7 से 6 दिन हो जाते हैं। हमेशा एक वीक में 7 ही दिन रहते हैं ना, तो ये आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। सिमिलरली ऐसे ये भी लिख सकते हो नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, कितने मंथ होते हैं एक साल में? 12 महीने होते हैं। उसका भी एकदम एग्जैक्ट आंसर आपके पास है, तो वो भी आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो अब मैं समझ गया आपको, इतने एग्जांपल से मैं अब ये समझ जा रहा हूं कि आपको ये समझ में आ गया है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, ठीक है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाने के बाद अगला इंपॉर्टेंट टर्म आता है अगला जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है इवेंट्स। रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ लेने के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टर्म आता है वो होता है इवेंट्स। अब इवेंट्स को समझते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो भैया इवेंट्स हमारे क्या होते हैं? इवेंट्स मतलब होते हैं, कह सकते हो, पहले तो एक बात और समझ लो, इवेंट्स पे जाने से पहले हम पहले एक टर्म और समझ लेते हैं जिसका नाम होता है सैंपल स्पेसेस। एस से डिनोट करते हैं। सैंपल स्पेस जो होता है ना, ये प्रोबेबिलिटी की जान होती है, ठीक है। जो सैंपल स्पेस होता है ये प्रोबेबिलिटी का हार्ट होता है। जैसे बॉडी में, हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी में जान कहाँ होती है? हमारे हार्ट में होती है। वैसे ही पूरी प्रोबेबिलिटी, अगर एक पूरा स्ट्रक्चर है तो उसका हार्ट जो है वो सैंपल स्पेस है। अगर प्रोबेबिलिटी का सैंपल स्पेस नहीं डिफाइन है तो उसका प्रोबेबिलिटी आप नहीं निकाल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, चाहो तो लिख लो।
पेपर में लिखने से पहले अपने दिमाग में लिख लेना इस चीज को। अगर आपका सैंपल स्पेस आपके पास डिफाइन नहीं है तो आप प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते हो। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपके पास सैंपल स्पेस डिफाइन होना जरूरी है। अब सैंपल स्पेस होता क्या है, सैंपल स्पेस की डेफिनेशन लिखना चाहो तो एक वर्ड में मैं लिखूंगा मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स। एक वर्ड में मैंने लिख दिया जो सैंपल स्पेस क्या होते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स। इतने में पूरा सैंपल स्पेस आ गया है, सिर्फ 3 वर्ड्स में मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स। तो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स मतलब क्या होता है, मतलब कि अगर कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में कितने ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, वो हमारा आता है सैंपल स्पेस में। जैसे कि मान लो पहला हमारा है टॉस ऑफ अ कॉइन। कॉइन को टॉस कर रहे हो, अब कॉइन को टॉस कर रहे हो तो एक बार तुमने उछाला, हेड आया, ठीक है सर जी हेड आ गया। दूसरी बार तुमने उछाला, टेल आया, ठीक है टेल आ गया। अब यह हेड और टेल के अलावा कोई चीज आती है, कभी सिक्का खड़ा तो होता नहीं है, ठीक है। ये सब फालतू बातें हम पहले ही बोल चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी में इंज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है। तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तीसरी कोई चीज आ सकती है? नहीं सर बिल्कुल नहीं आ सकती, सिर्फ हेड और टेल ही आएगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम क्या होगा इस एक्सपेरिमेंट का, हेड टेल। सैंपल स्पेस को हमेशा हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, ये बात भी ध्यान रखना, एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। सैंपल स्पेसेस को हमेशा हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। तो हमारा अगर हम एक बस शर्त क्या है, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो उसका हेड और टेल आएगा। मान लो मैं 2 कॉइन टॉस कर रहा हूं, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स। मैंने आपसे बोला अब की मेरा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, वो टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स है। इसको अभी हम एग्जांपल्स में कवर कर लेंगे, तो इसलिए अभी इसको रहने दो, एग्जांपल्स में कवर कर लूंगा मैं। तो मेन आपको मैं सैंपल स्पेस समझाना चाह रहा हूं, तो क्या हो गया, हेड और टेल हो गया पहले वाले का। दूसरा वाला देख लो, थ्रो ऑफ अ डाई। एक डाई है, उसको थ्रो कर रहे हो, मैंने लिया डाई, पहली बार उछाला 1 आया, दूसरी बार उछाला 2 आया, तीसरी बार उछाला 3 आया, चौथी बार उछाला 4 आया, फिर 5, फिर 6। अब 6 के अलावा कुछ और आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता। एक साथ 2 नंबर आ सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं आ सकते। तो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। तो ये आपने इसके सैंपल स्पेस लिख लिए। पैक ऑफ कार्ड्स, पैक ऑफ कार्ड्स, कितने पैक ऑफ कार्ड्स होते हैं? तो आप इसी तरह से कह सकते हो इसमें टोटल कितने इवेंट्स हो गए, 2। इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, 6। पैक ऑफ कार्ड्स। अब मैं यहाँ पे आपको एक एक कार्ड्स तो लिख के नहीं दिखा सकता हूँ, बट आपको पता है टोटल 52 पत्ते होते हैं। ताश पत्ते खेला है आप लोगों ने, टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। तो तीसरा जो पैक ऑफ कार्ड है, इसका सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 52, ठीक है। इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा 52। पिकिंग ऑफ अ बॉल, जितने बॉल होंगे उतना हो जाएगा। नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, कितने डेज होते हैं वीक में, 7, तो इसका सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 7। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, टोटल 7 होते हैं, तो इसका सैंपल 7। तो मैक्सिमम कह सकते हैं कितना मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स जो होगा वो हमारा सैंपल स्पेस में लाई करेगा। अभी मैं आपको सैंपल स्पेसेस के और एग्जांपल्स भी दूंगा जिससे आपको और क्लियर होगा। यहाँ पे मैंने सैंपल स्पेस आपको इसलिए पढ़ाया क्योंकि मुझे आपको इवेंट पढ़ाना था, मेरे को आपको इवेंट्स पढ़ाना था कि इवेंट्स क्या होते हैं। अब तो हम कह सकते हैं इवेंट जो होता है, इवेंट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेसेस। इवेंट जो होता है वो हमेशा और हमेशा सबसेट होता है किसका, सैंपल स्पेसेस का। मतलब आप पहले सैंपल, सबसे पहला काम आपका यही होगा, कोई भी आपके पास क्वेश्चन आए,
पहला काम आपका यही है कि उसमें कितने सैंपल स्पेसेस हैं ये बता दो। आपने बता दिया अगर इतने सैंपल स्पेसेस हैं तो इवेंट जो होगा उसी सैंपल स्पेसेस में से आप उठाओगे। तो अगर आप उसी सैंपल स्पेसेस में से उठा रहे हो तो आप कह सकते हो ना उसका सबसेट है, मतलब उसने बड़े सैंपल स्पेस अगर बहुत बड़ा सेट है तो उसमें से कोई एक पार्ट उठा रहे हो तो वो आपका इवेंट है, तो उस सेट में ही तो लाई कर रहा है। हम कह सकते हैं इवेंट जो होता है वो सबसेट होता है सैंपल सेट्स का। तो अब मुझे बताओ, मैं आपको इवेंट समझाता हूं क्या होता है। तो आपके पास मान लो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। सैंपल स्पेस, इवेंट्स और रैंडम एक्सपेरिमेंट तीनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस करने का एक्सपेरिमेंट है। सैंपल स्पेसेस क्या है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इवेंट क्या है? इवेंट हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ हेड। इवेंट है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ हेड। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हेड अकर कर जाए? हेड अकर करने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस सिर्फ इसका सैंपल स्पेस सिर्फ हेड ही तो बनेगा, क्योंकि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, जो कि हमारा सैंपल स्पेस हमको बता रहा है। बट इसने इवेंट क्या बोला है कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? हेड आने की है कि एक बार उछालो और हेड आ जाए, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी इसका हो जाएगा h। ठीक है, बात समझ में आ गई? इवेंट्स क्या होते हैं? तो कह सकते हो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में से ही इवेंट्स बनते हैं। मान लो आपका थ्रो ऑफ अ डाइस है, एक्सपेरिमेंट क्या हो सकता है? नंबर लेस देन 2 आ जाए तो क्या हो जाएगा? 1। नंबर ग्रेटर देन 2 आ जाए तो क्या हो जाएगा? 3, 4, 5, 6। समझ में आ रही है बात? तो यही इवेंट्स होते हैं आपके। तो कह सकते हैं इवेंट्स जो होते हैं वो हमारे सैंपल स्पेसेस के या रैंडम एक्सपेरिमेंट के सबसेट होते हैं। अगर आपका पैक ऑफ कार्ड्स है तो क्या प्रोबेबिलिटी है क्वीन आ जाए, क्या प्रोबेबिलिटी है जैक आ जाए, तो ये आपके सैंपल स्पेसेस में से ही तो बन के आंसर आएगा। तो ये आपका इसका हो गया। पिकिंग ऑफ बॉल, मान लो आपके पास पिकिंग ऑफ बॉल है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने रेड बॉल पिक किया, तो ये आपका इवेंट हो गया। ठीक है, मतलब जब आप एकदम स्पेसिफाई कर देते हो, यहां था कि कॉइन टॉस हो रहा है तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। आपने स्पेसिफाई कर दिया कि कॉइन टॉस हो रहा है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेल आ जाए, तो आपने यह जस्ट स्पेसिफाइड थिंग था कि टेल ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो वो इवेंट है। क्लियर है? तो बहुत अच्छे से आपको समझा दिया मैंने सैंपल स्पेस क्या होते हैं, इवेंट क्या होते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर, जितना अभी तक हमने पढ़ लिया है सैंपल स्पेसेस और इवेंट्स। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपका यही है, डिफाइन सैंपल स्पेसेस। तो डिफाइन सैंपल स्पेसेस में पहला है टू कॉइन्स आर टॉस्ड। इसका आपको सैंपल स्पेस बनाना है। दूसरा है टू डाइस आर थ्रोन, इसका सैंपल स्पेस बताना है। तीसरा है कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स, इसका भी बताना है। अ कॉइन टॉस्ड repeatedly until head comes। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन यही है कि सैंपल स्पेस डिफाइन करो। आपको मैंने बोला था कि सैंपल स्पेसेस के क्वेश्चन करवाएंगे। देखो पहला हमारा है टू कॉइन्स आर टॉस्ड। टू कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर एक कॉइन टॉस किया था तो आपको सैंपल स्पेस मैंने क्या बताया था? हेड और टेल। 2 कॉइन टॉस हो रहे हैं तो या तो पहली बार हेड आएगा दूसरी बार हेड आएगा, या पहली बार हेड आएगा दूसरी बार टेल, पहली बार टेल दूसरी बार हेड, या दोनों बार टेल। इसके अलावा कोई और आउटकम हो सकता है क्या? आपको मैंने बताया सैंपल स्पेसेस क्या होते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स। एक बार कॉइन टॉस हो रहा था तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, कहानी खत्म वहीं हो जाती है। बट जब 2 बार टॉस कर रहे हैं तो 2 बार टॉस कर रहे हैं तो मतलब एक कॉइन मेरे साथ में, एक कॉइन मेरे साथ में। इसको उछाला हेड आया, इसको उछाला हेड आया, इसको उछाला हेड, इसको उछाला टेल, इसको उछाला टेल, इसको उछाला हेड।
और फिर इसको उछाला टेल और इसको उछाला तो भी टेल। तो इतने ही आउटकम हमारे बन सकते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, तो ये हमारा पहला केस का आंसर हो गया। सेकेंड केस है टू डाइस आर थ्रोन। अगर दो डाइस थ्रो कर रहे हैं, सिंगल डाइस थ्रो कर रहे थे तो हमारे आउटकम क्या थे 1, 2, 3, 4, 5, 6। बट यहाँ पे सिंगल तो नहीं थ्रो कर रहा, यहाँ पे कितने थ्रो कर रहे हैं, दो डाई थ्रो कर रहे हैं। तो क्या आ सकता है, या तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। ठीक है, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। ठीक है, इतना हो सकता है, आपके इतने पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। दो बार उछाला, पहली बार उछाला 1, दूसरी बार उछाला तो 1, फिर 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। इतने के अलावा कोई और केस बन सकता है तो बताओ। इतने ही तो केस बन सकते हैं। अब मुझे काउंट करके बताओ कितने केसेस बने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 × 6 36। तो टोटल हमारे कितने केसेस बने हैं, 36 केसेस बने हैं। अगर हमारे टोटल 36 केसेस बने हैं तो हम कह सकते हैं कि जब हम दो डाई थ्रो करेंगे तो हमारा सैंपल स्पेसेस कितने बनेंगे, 36। अभी तो यहाँ पे आपसे सवाल पूछा गया है कि भैया बताओ दो डाई थ्रो कर रहे हैं तो कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, तो आपने तो चलो 36 बना दिया। यहीं इसने थोड़ा सा गेम खेल गया, आपसे थोड़ा कह दिया भाई 3 डाइस थ्रो कर रहे हैं, बता दो। अब आप बेवकूफ तो हो नहीं कि बैठ के इतना एग्जाम में यही बनाते जा रहे हैं। 2 डाइस तक तो चलो मैंने बना दिया, 36 बनाने थे मैंने 36 बना दिए, और ऐसे आपका 3 डाइस बोल दिया, 4 डाइस बोल दिया, तो आप तो बैठ के आधा पेपर में यही बनाते रह जाओगे, तो बाकी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे। तो इसका तरीका क्या होता है, जब 1 डाई कर रहा है तो सैंपल स्पेस, 1 डाई अगर कर रहा है तो सैंपल स्पेस 6, क्लियर। 2 डाई थ्रो कर रहा है, 3 डाई थ्रो कर रहा है, ऐसे ऐसे अगर n डाई थ्रो कर रहा है। अगर 2 डाई थ्रो किया तो सैंपल स्पेस हो जाती है 6 स्क्वायर, जो कि 36 यहां पे आ गया। 3 डाई थ्रो कर रहा है 6 क्यूब 216। ऐसे ही आपका जब n डाई थ्रो कर रहा है तो फॉर्मूला होता है 6 की पावर n। क्लियर है। तो आपके अगर सैंपल स्पेसेस जितने, अब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में अगर 2 डाई तक बोलता है तो आप ऐसे बना के दिखा देना। 2 से ज्यादा डाइस पे चला जाता है तो आप इतना सब कुछ नहीं करोगे, सीधे आप बताओगे जब 1 डाई होता है तो 6 होता है, 2 डाई होता है तो 6 स्क्वायर होता है, 3 होता है तो 6 क्यूब होता है। जो आपसे पूछेगा, अगर n का पूछ रहा है तो 6 की पावर n हो जाती है। तो ये जब सिर्फ डाइस के केस में है, ये हर केस में फॉर्मूला मत लगाने लगना, ठीक है। तो डाइस के केस में आपके कितने हो गए, इस केस में कितने थे सैंपल स्पेसेस, 4, 1, 2, 3, 4। तो 2 कॉइन आर टॉस, तो सैंपल स्पेसेस का आंसर कितना है 4। 3 डाइसेस आर टॉस, इसका आंसर कितना है, 3 डाइसेस है तो 216। कॉइन टॉस 3 टाइम्स। थर्ड आपसे बोल रहा है कॉइन को, अब की यहाँ पे 2 बार कॉइन को टॉस किया, अब की मैंने 3 बार कॉइन को टॉस कर दिया है। 3 बार टॉस का मतलब क्या है, या तो हेड आएगा, हेड आएगा, हेड आएगा, हेड टेल टेल,
टेल हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड 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 टेल टेल हेड 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 टेल हेड और टेल टेल टेल, ये कॉम्बिनेशंस आपके बन जाएंगे। जब 3 कॉइन टॉस कर रहे हो तो या तो हेड 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 आएगा, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल टेल टेल। ठीक है, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बने? 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो 8 बन जाता है। ठीक है, तो आपको अपने दिमाग, देखो प्रोबेबिलिटी सबसे थोड़ा टफ टॉपिक इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपको आपका दिमाग बहुत लगाना होता है। बाकी टॉपिक्स की तरह नहीं है कि फॉर्मूले तैयार हैं, फॉर्मूले पढ़ लो हो गया। ये जितने मैंने कॉम्बिनेशंस बनाए, ये मैंने इतने कॉम्बिनेशंस बनाए, ये सब सोच के बनाए हैं, कोई फॉर्मूले नहीं थे कि मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के बनाया है। ठीक है, चाहता तो मैं आपको पहले डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता 6², बट मैंने आपको सारे केसेस बताए। सिमिलर क्यों? क्योंकि उसका यूज यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इससे अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो इसका आंसर 8 है। लास्ट वाला क्या कह रहा है? कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल हेड कम्स। एक कॉइन है या कितने कॉइन है? थ्री कॉइन्स, 3 कॉइन्स को टॉस कर रहा है जब तक हेड नहीं आ जाता। जब तक हेड नहीं आता वो तब तक टॉस कर रहा है। तो क्या केस हो सकता है? टेल टेल हेड। ठीक है, यही है ना। तो यहां इसने स्पेसिफाई नहीं किया है, बात समझो, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसने स्पेसिफाई नहीं किया है, इसने बस यही लिखा है कि कॉइन को तब तक उछालो जब तक हेड ना आ जाए। ठीक है, कॉइन को अपन लोग तब तक उछालेंगे जब तक हेड ना आ जाए। तो जब तक हेड ना आ जाए, मान लो आपने पहली बार उछाला, पहली बार में ही हेड आ गया, गेम खत्म। आपने पहली बार उछाला, टेल आया, फिर दूसरी बार उछाला, फिर हेड आया, पहली बार उछाला टेल, दूसरी बार उछाला टेल, फिर हेड आया, पहली बार टेल, दूसरी बार टेल, तीसरी बार टेल, फिर हेड आया, ऐसे सो ऑन चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इसका सैंपल स्पेस हो गया। तो इसने बोला है ना, कॉइन को तब तक रिपीटेडली, साफ साफ उसने लिखा है रिपीट करते जाओ ये, तब तक तुम्हारा हेड ना आ जाए। तो पहली बार में ही हेड आ जाए, दूसरी बार में हेड आए, तीसरे बार में हेड आए, चौथे बार में हेड आए, ऐसे ही आप करते चले जाओ। तो ये कुछ आपके काफी अच्छे एग्जांपल्स थे सैंपल स्पेसेस के। अब आपको क्लियर हो गया होगा सैंपल स्पेसेस क्या होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सैंपल स्पेसेस क्या होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा हेडिंग है टाइप्स ऑफ इवेंट्स। कितने टाइप्स ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं? पहला हमारा है इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट।
अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इवेंट्स हमारे कितने टाइप्स के हो सकते हैं। पहला हमारा इवेंट है इम्पॉसिबल इवेंट या श्योर इवेंट। तो आपका जो होता है इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट हमारे वो इवेंट होते हैं इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट होते हैं जिसमें हमारी कोई भी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट्स हमारे वो इवेंट्स होते हैं जिसमें हमारी एक भी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। तो कह सकते हो प्रोबेबिलिटी, अगर मान लो कोई इवेंट आपका ए है, उसके अकर करने की प्रोबेबिलिटी अगर 5 है तो वो हमारा कहलाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। बात समझ में आ रही है? किसी भी इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी अगर 5 है तो वो हमारा कहलाता है इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे कि अगर मान लो सैंपल स्पेसेस मेरे पास लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, आपके पास एक इवेंट ए है जो कि बोल रहा है मल्टीपल ऑफ 7। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका ये मल्टीपल ऑफ 7 है? नंबर्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 दिए हैं। बोल आपसे क्या रहा है, आपको वो नंबर्स चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए जो कि मल्टीपल ऑफ 7 हो। मल्टीपल ऑफ 7 होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? 7 14 21 28, ये सारे नंबर्स होने चाहिए, बट यहाँ पे तो 6 तक ही नंबर है। तो हमारा P ऑफ A क्या हो जाएगा? 5। अब समझ में आ रहा है ये 5 कैसे आता है? मतलब कि जो सैंपल स्पेसेस में गिवन हो उसके आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो आपसे कुछ पूछ रहा हो। मतलब कि अब आपका ए जो होगा, जो इवेंट होगा, वो सैंपल स्पेस का सबसेट नहीं होगा। उस केस में हमारा इवेंट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा हमारा आता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट होता है जिसमें P ऑफ A जो होता है वो पूरा सैंपल स्पेस होता है। श्योर इवेंट होता है जिसमें हमारा प्रोबेबिलिटी होती है वो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस होता है, उसको हम कहते हैं श्योर इवेंट। जैसे कि अगर मान लो यही सैंपल स्पेस है, हमने क्या बोला? A है, प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of odd and even number up to 6। बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of odd number और even number up to 6। तो up to 6 कितने odd number है? 1 3 5। कितने इवन है? 2 4 6। तो ये सारे के सारे ही तो लिखे हैं। ठीक है, सैंपल स्पेसेस में ऑर्डर का कोई मैटर नहीं करता है, चाहे मैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 लिखूं, चाहे 1 3 5 2 4 6 लिखूं, बात एक ही लिखी हुई है। ठीक है, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको ध्यान रखो। सैंपल स्पेसेस में ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे मैं 1 2 3 4 5 6 लिखूं, चाहे 1 3 5 2 4 6 लिखूं, एक ही बात है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ऑड और इवन नंबर अप टू 6 क्या हो जाएगा? तो अब की ये पूरा सैंपल स्पेस ही तो बन गया। तो तुम्हारा P ऑफ A निकालने की कोशिश कर रहे थे तुम, 1 3 5 2 4 6 पूरा सैंपल स्पेस बन गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? श्योर इवेंट। तो सीधी सी बात में अगर हम कहें कि इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट होता है जो आपका सैंपल स्पेस में कहीं लाई नहीं करता, श्योर इवेंट वो होता है जो कि पूरा का पूरा सैंपल स्पेस होता है। अगला आता है हमारा सिंपल इवेंट। सेकंड हमारा है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्या होता है? सिंपल इवेंट हम कहेंगे अगर कोई इवेंट में खाली सिर्फ एक सैंपल स्पेस है तो उसको हम सिंपल इवेंट कहते हैं। बात समझो एग्जांपल से, इफ इट कंटेन्स ओनली वन सैंपल स्पेस। जैसे कि अगर आपके पास सैंपल स्पेस है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, आपका इवेंट जो होगा हेड हेड, अगला इवेंट है टेल टेल, अगला इवेंट है हेड टेल और अगला इवेंट है टेल हेड।
तो आप देख रहे हो एक इवेंट में इसको इवेंट 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। हर इवेंट में सिर्फ एक ही इवेंट है ना, सिर्फ एक ही सैंपल स्पेस है। ये आपके टोटल सैंपल स्पेस थे, बट E1 में खाली एक ही सैंपल स्पेस है, E2 में भी खाली एक ही सैंपल स्पेस है, E3 में भी खाली एक ही सैंपल स्पेस है, E4 में भी खाली एक ही सैंपल स्पेस है। इसको अगर वर्ड्स में बोलना चाहें कि आपका एक्सपेरिमेंट है टॉस ऑफ अ 2 कॉइन, तो आपका ये सैंपल स्पेस बन गया। इवेंट आपका है कि पहले थ्रो में हेड आए, दूसरे थ्रो में टेल आए, पहले थ्रो में हेड आए, पहले थ्रो में हेड आए, दूसरे थ्रो में टेल आए। तो पहले थ्रो में हेड और दूसरे थ्रो में टेल, तो यही वाला हो गया। तो इसका तो खाली H और T होगा, तो एक ही सैंपल स्पेस है इसका। तो जब किसी भी इवेंट का एक ही सैंपल स्पेस होता है उसको हम कहते हैं सिंपल इवेंट। क्लियर है? अगला देखो, जैसे ही सिंपल इवेंट होता है तो समझ लो उसी की तरह कंपाउंड इवेंट भी होगा। जैसे सिंपल इवेंट होता है तो वैसे ही कंपाउंड इवेंट भी होगा। कंपाउंड इवेंट क्या हो जाएगा? एक से ज्यादा, अगर इवेंट के सैंपल स्पेस एक से ज्यादा है तो वो हमारे कंपाउंड इवेंट है। इफ इट कंटेन्स मोर देन 1 इवेंट। जैसे आपका यही था सैंपल स्पेस टॉस ऑफ अ 2 कॉइन, तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल आपका सैंपल स्पेस है। इवेंट आपका है मान लो अकरेंस ऑफ हेड एटलीस्ट वंस। ठीक है, ये तो फिर चलो, हाँ आपका इवेंट है आपका अकरेंस ऑफ हेड एटलीस्ट वंस। अब हेड एटलीस्ट वंस आने के लिए सैंपल स्पेस क्या क्या बन जाएगा? या तो हेड हेड आ जाए, या तो हेड टेल आ जाए, या तो टेल हेड आ जाए। टेल टेल वाला तो केस कंसिडर नहीं करोगे क्योंकि उसमें तो हेड एक बार भी नहीं आ रहा है, तो ये आपका हो गया। अब की इसमें देखो एक से ज्यादा सैंपल स्पेस आ गए ना, इसलिए ये कंपाउंड इवेंट है। बात आपको समझ में आ रही है? इवेंट्स का क्लासिफिकेशन, सिंपल इवेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड इवेंट्स क्या है। सीधी सी बात है, सिंपल इवेंट्स वो होते हैं जिसमें सिर्फ खाली एक सैंपल स्पेस होता है। कंपाउंड इवेंट्स वो हैं जिसमें एक से ज्यादा सैंपल स्पेस है। इसका क्या है? अकरेंस ऑफ हेड एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट समझते हो ना, एक या एक से ज्यादा, तो 2 बार चलेगा, 1 बार चलेगा, 1 बार चलेगा। टेल टेल नहीं आएगा, ये वाला केस नहीं आएगा। अगर मान लो टेल टेल भी आ जाता तो ये कौन सा इवेंट होता? श्योर इवेंट। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा जो इवेंट का सैंपल स्पेस है और जो हमारा एक्चुअल सैंपल स्पेस है दोनों वैल्यू सेम हो गई हैं, तो हमारा वो श्योर इवेंट हो जाता। बट यहाँ पे टेल टेल नहीं है, इसलिए हमारा ये कंपाउंड इवेंट है।